हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्ज़ाम की, क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आज की क्लास में हम ऐसे प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने वाले हैं जो रिपीटेडली पूछे भी गए हैं, और वो टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार उनसे पूछा जाता है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिन स्टूडेंट्स की थ्योरी कंप्लीट है उनके लिए तो ये एक रिवीजन क्लास के तौर पर रहेगी, और जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है उनके लिए तो आप ये मानिए कि ये रामबाण क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आंसर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा ताकि यहाँ से आप खुद का एनालिसिस भी कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा। चलिए, क्वेश्चन है, गति समन्वयक वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है। गति समन्वय वैकल्य की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र को जो है प्रभावित करता है ये पूछा हुआ है। पहला है शारीरिक पारस्परिकता को, दूसरा है शारीरिक सामंजस्य को, तीसरा है भावनात्मक नियमन को, और चौथा है सूचना संग्रहण को। चलिए क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी देख लिया जाए। ये पूछ रहा है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया को हिंदी में कहते हैं गति समन्वय वैकल्य। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंग्लिश में डिस्प्रैक्सिया लिखा है तो हिंदी में भी डिस्प्रैक्सिया ही लिख देते हैं, लेकिन कभी कभी डिस्प्रैक्सिया की जगह पर ये आपको देखने को मिलेगा गति समन्वय वैकल्य। तो एक ही चीज़ें ध्यान रखेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है, ये हमारे ना फिजिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे शूज़ की लेस बांधने में उसे प्रॉब्लम आती है, जैसे टाई लगाने में प्रॉब्लम आएगी। मतलब फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ना, उस काम को करने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो उसी को हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसे हम शारीरिक सामंजस्य यानी कि फिजिकल कोऑर्डिनेशन कहेंगे। अब देखिए, ये जो है ना, ऐसे ही आपके और भी अधिगम विकार हैं। जैसे डिस्प्रैक्सिया तो यहाँ पर पूछ लिया। अब एक आता है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में क्या होता है, जब बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही आपका एक आता है डिसग्राफिया, जिसमें क्या होता है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक आता है आपका डिसलेक्सिया। उसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से ये जितने भी अधिगम विकार हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको एक सिंपल वीडियो में सारे कराए हुए हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, एक समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस चीज़ से बचना चाहिए। पहला है फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थानों में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना। दूसरा है स्वर की स्पष्टता के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग करना। तीसरा है मल्टीमीडिया शिक्षण का प्रयोग करना, और चौथा है स्पर्शनीय सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है एक समावेशी कक्षा की, जिसमें ऐसे बच्चे हैं जो देख नहीं पाते हैं, दृष्टिबाधित हैं, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है। तो उनको आप नॉर्मल बच्चों के साथ अगर समावेश करना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ से बचना चाहिए पूछा है। बचना चाहिए मतलब क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना चाहिए फ्रेंड्स, जो आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा है, फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थानों में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना, ये चीज़ नहीं करनी है, इस चीज़ से बचना है। क्योंकि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं ना फ्रेंड्स, वो उन्हें जो है क्लियर दिखाई नहीं देता एक तो अगर आप डेली उनकी जगह चेंज करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, उन्हें हमेशा आगे बिठाना, इस तरह की चीज़ें आपको करनी है। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करनी है कि बार बार आप व्यवस्था को चेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो पॉजिटिव हैं, ये तो आप करेंगे। आप क्या करेंगे, स्वर की स्पष्टता के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग कर सकते हैं,
क्योंकि देखिए बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिबाधित हैं, लेकिन उसको सुनाई तो देता है ना। तो आप माइक्रोफोन यूज़ करिए। मल्टीमीडिया आजकल आप जानते हैं आईसीटी का यूज़ करिए। उसके बाद आता है स्पर्शनीय सहायक सामग्री, जिसमें क्या होता है बच्चे टच करके चीज़ों को सीखते हैं। और बेसिकली ये जो स्पर्शनीय सहायक सामग्री है ये ऐसे ही बच्चों के लिए बनाई गई थी जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, जो दृष्टिबाधित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मल्टीमीडिया से रिलेटेड जैसे आईसीटी आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कल एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड सीडीपी की क्लास में, तो मैंने पूछा भी था आप लोगों से, तो कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आए थे। आईसीटी का फुल फॉर्म आप लोगों ने बताया था और वो बिल्कुल सही बताया था फ्रेंड्स। और देखिए फुल फॉर्म वाली भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, सिंगल वीडियो है, सारे फुल फॉर्म मैंने आपको उसमें करवाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म वाले भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है? स्वलीनता को इंग्लिश में कहा जाता है ऑटिज्म, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऑटिज्म कहा जाता है। तो ऑटिज्म से रिलेटेड कौन सा कथन सही है ये पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। देखिए उनके संप्रेषण कौशल अग्रिम स्तर के होते हैं, मतलब उनमें संप्रेषण कौशल बहुत ही अच्छा होता है, एडवांस लेवल का। या फिर उनके सामाजिक रिश्ते अद्भुत रूप से अच्छे होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, समाज में घुलना मिलना पसंद करते हैं। या फिर उनमें अपनी दिनचर्या में निरंतर बदलाव की इच्छा होती है, बार बार चेंजेस करते हैं। या फिर उनमें संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है। बताइए, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी यहाँ पर दिए हुए हैं। एडवांस कम्युनिकेशन स्किल होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, या अर्ज फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन देयर रूटीन, या फिर हाई सेंसिटिविटी टू सेंसरी इन्फॉर्मेशन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जिस बच्चे को ऑटिज्म होता है ना, ऑटिज्म एक आपका अधिगम विकार है। जिस बच्चे को ऑटिज्म होता है कभी भी वो लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं करता है, वो अकेले रहना पसंद करता है। याद रखेंगे ना, वो अकेले रहना पसंद करता है। अब देखिए पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि उनमें क्या है, अग्रिम स्तर का संप्रेषण कौशल। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो लोगों के साथ संप्रेषण करना नहीं चाहते, वो अकेले रहना चाहते हैं। ना ही उनके सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि वो समाज में जाना पसंद ही नहीं करते हैं, और दिनचर्या में बदलाव भी नहीं करते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर कि उनमें जो है संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसीलिए 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? आपको बताना है गिफ्टेडनेस, जो बच्चे होते हैं गिफ्टेड बच्चे, उनका इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो कौन सा है? पहला है आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति होती है उनमें, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। या फिर धीमी समझ होती है, या सोच में सटीकता की ओर झुकाव होता है, या जिज्ञासा की कमी होती है। पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो बच्चे प्रतिभावान होते हैं, उनकी बुद्धि नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा हाई लेवल की होती है। उनको अगर आप नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो वो बोर होने लगते हैं, इसलिए उनके लिए एनरिच्ड करिकुलम की व्यवस्था करी जाती है, थोड़ा सा हाई लेवल का उन्हें चीज़ें दी जाती हैं जिससे कि वो बोर ना हो। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनमें जिज्ञासा की कमी होगी, जी नहीं, वो तो नॉर्मल बच्चों से भी एक लेवल ऊपर होते हैं, तो लेक ऑफ क्यूरियोसिटी तो हो ही नहीं सकती। धीमी समझ यानी कि स्लो कंप्रीहेंशन है, मतलब धीरे धीरे समझते हैं, जी नहीं, वो तो हाई स्पीड से समझते हैं। आसान कार्यों को चुनते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो टफ कार्यों को चुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना नॉर्मल बच्चों के जैसे अगर आप उनको टास्क देंगे तो वो बोर हो जाते हैं, इसीलिए उनको हाई लेवल की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, सोच में सटीकता की ओर झुकाव, इंक्लिनेशन फॉर प्रिसीजन इन थिंकिंग। जी हाँ, सोच में सटीकता की तरफ उनका झुकाव होता है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंसर देने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में एक संप्रत्यय को पढ़ाते हुए अध्यापक को अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम का चुनाव करना चाहिए? मतलब एज अ टीचर अगर आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते हुए
आप किस क्रम में जो है शिक्षण सामग्री को रखेंगे, ये पूछा है। पहले वस्तुओं के चित्र और फिर मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करेंगे, या फिर पहले चिन्ह और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करेंगे, या फिर पहले मूर्त वस्तुएं और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करेंगे, या फिर पहले चिन्ह दिखाएंगे और फिर मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करेंगे। तो बताइए एज अ टीचर आप क्या करेंगे फ्यूचर में, जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, 1 to 5 की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तो हर चीज़ की जानने की इच्छा उनकी बहुत ज़्यादा होती है, नई नई चीज़ों की इच्छा। ठीक है, तो अगर आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों को मूर्त वस्तुएं दिखाएंगे। मूर्त वस्तुएं क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्क्रीट चीज़ें। कॉन्क्रीट चीज़ें वे चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जो हमारे सामने में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं। मतलब वो वस्तु जो है हमारे सामने में प्रेजेंट है, उसको हम देख पा रहे हैं, वो होती है मूर्त चीज़। तो पढ़ाने से पहले आप बच्चे को मूर्त रूप से चीज़ों को दिखाइए। जैसे अगर आप प्लांट का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं तो आप प्लांट को क्लासरूम में लेकर आइए, बच्चों को प्लांट दिखाइए कि प्लांट में ये जो है इनको लीफ कहते हैं, ये जो है ये स्टेम होता है, इसके नीचे जो होती हैं वो रूट्स होती हैं, रूट से वाटर जाता है, किस तरीके से पूरा फोटोसिंथेसिस होता है। आप बच्चे के सामने प्लांट को ला करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मूर्त रूप से ला रहे हैं तो क्या हो गया, वो मूर्त चीज़ हो गई। तो सबसे पहले बच्चों के सामने मूर्त रूप से वस्तु को रखना है और उसके बाद आप वस्तु के चित्र दिखा करके भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन चित्र दिखाने से पहले आपको मूर्त रूप से वस्तु को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से किसे महत्व नहीं देना चाहिए। किस चीज़ को आप महत्व नहीं देंगे कि बच्चे जो हैं अधिगम में संलग्न रहें, बताइए किस चीज़ को महत्व नहीं दिया जाएगा। विषय वस्तु की प्रासंगिकता, जी हाँ इसको तो दिया जाएगा। सहपाठी सहभागिता, ये भी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। इसमें क्या होता है, बच्चे एक दूसरे की हेल्प से चीज़ों को सीखते हैं। जानकारी का संदर्भीकरण करेंगे, जी हाँ जो भी नॉलेज आपको होगी आप दूसरे बच्चे को बता सकते हैं, दूसरा बच्चा आपको बता सकता है। लेकिन बच्चों के बीच में कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा लाइक जो एक कंपटीशन टाइप का हो जाता है बच्चों के बीच में कि तुम्हारे 10 में से 10 आए हैं, मेरे 10 में से 5 आए हैं, मेरे 10 में से 7 आए हैं, जिसके 5 आए हैं उसे तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा कंपटीशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा एक नेगेटिव चीज़ मानी जाती है फ्रेंड्स सीटेट में। और जब मैंने आपको टैग वर्ड्स करवाए थे तो आप लोगों ने देखा होगा, टैग वर्ड्स में मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। तो अगर आप लोगों ने टैग वर्ड्स वाली वीडियोस देखी हैं तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने टैग वर्ड नहीं देखे हैं अभी तक तो लास्ट टाइम पर ये टैग वर्ड आपके लिए एक रामबाण तरीके का काम करेगा फ्रेंड्स। बिलीव मी, हजारों स्टूडेंट्स टैग वर्ड्स को देख कर जाते हैं और उसी के थ्रू ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आते हैं और अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम पर टैग वर्ड्स ज़रूर से देखिएगा, भले ही आपने थ्योरी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। टैग वर्ड आप सभी को हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास के अंतःक्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सृजन में सक्षम होते हैं। बताइए ऐसा कौन से उपागम का मानना है, संरचनावादी का, मनोविश्लेषणवादी का, व्यवहारवादी का या प्रकार्यवादी का। तो देखिए फ्रेंड्स ये चीज़ जो है संरचनावादियों की है। संरचनावादी ऐसा मानते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं ना वो ऐसा मानते हैं कि जो लर्नर हैं, अधिगमकर्ता हैं, बच्चे हैं, वो क्या हैं, सक्रिय हैं, एक्टिव होकर चीज़ों को सीखते हैं और अन्वेषण और अपने आसपास के अंतःक्रिया द्वारा नए ज्ञान की खोज भी कर सकते हैं, यानी कि सृजन कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट में कौन आते हैं, मेनली जो आपके जीन पियाजे और वाइगोत्स्की हैं वो आते हैं। ठीक है, उनको आपने ध्यान में रखना है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाध्य नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी डज नॉट फैसिलिटेट लर्निंग। लर्निंग को कौन सी स्ट्रेटजी जो है फैसिलिटेट नहीं करती है। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है अनुमान लगाना, यानी कि मेकिंग प्रेडिक्शन, ये तो करती है। संप्रत्यय प्रतिचित्रण, प्रकार्यात्मक स्थिरता और गैर उदाहरण निर्मित करना। देखिए जहाँ भी आपको दिख जाए ना कि फिक्स्डनेस हो रही है, चीज़ें फिक्स हो रही हैं एकदम, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वो स्थिर हो जा रही हैं, अटक जा रही हैं, तो ये जो है आपका नेगेटिव चीज़ होती है। कभी भी किसी भी चीज़ में स्थिर होना, फिक्स होना आपको दिखेगा ऑप्शन में, तो सीधे उसे कट कर दीजिए, क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज़ है। अब कौन सुसाधित नहीं करता है पूछा है, तो यही वाला नहीं करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, देखिए कार्य में कभी भी ना फिक्स्डनेस नहीं होनी चाहिए। अगर फिक्स्डनेस हो जाएगी तो आप वहीं तक लिमिटेड रह जाएंगे, वो परिवर्तनशील होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि यही वाला जो है हमारा सुसाधित नहीं करता है, बाकी ये सारे हमारे सुसाधित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। समस्या समाधान कौशलों को सुसाधित करना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखिए। विद्यार्थियों को अनुमान या स्वतः शोध प्रणाली के इस्तेमाल पर हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है, देखिए कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। यह ऑप्शन बाहर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए अगर बच्चे खुद से अनुमान लगा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अब आप कह रहे हैं कि उसको आप डिस्करेज करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को विभिन्न संभावित समाधानों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, बच्चों को प्रोत्साहित करना कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग खुद से निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए एनकरेज करना चाहिए, ये तो सही है। नेक्स्ट है, ज़रूरती स्कीमाओं को सक्रिय करने के लिए पाड़ प्रदान ना करें कह रहा है, बल्कि पाड़ प्रदान करना होता है। पाड़ क्या होता है? पाड़ मतलब होता है हेल्प देना बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों को हेल्प देनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं देंगे, तो ये भी हमारा बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रिया पर प्रतिबिंबित करने के अवसर ना प्रदान करें। अवसर प्रदान करने चाहिए, लेकिन ये कह रहा है अवसर प्रदान नहीं करें, तो ये भी हमारा बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल चुका है ऑप्शन सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, जल के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमा नल को सबसे बड़ा जल का स्रोत मानने पर हट करती है। जल स्रोत के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा डैश है। अब एक 6 वर्ष की सीमा है जिससे पूछा जाता है जल के स्रोत का कौन कौन से हैं, तो उसने देखा है कि नल से आता है पानी, तो वो कहती है कि नल जो है एकमात्र स्रोत है जल का। तो ये जो वैकल्पिक धारणा है ये कैसी है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, धारणा किस प्रकार की है, बस ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है कि ये निहायत त्रुटिपूर्ण है, या फिर इसका कोई आधार नहीं है और पूरी तरह तर्कहीन है, या फिर उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाती है, या फिर ये जो है अध्यापक द्वारा सीधे रूप से बिना चर्चा के नकार देना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, ऐसी जो वैकल्पिक धारणाएं होती हैं, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस होते हैं, इनमें बच्चों की गलती नहीं होती है। ठीक है, इनमें बच्चों की गलती नहीं होती है, क्योंकि उन्हें जो चीज़ दिखती है वो उसी को सही मान लेते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा कि उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाती है, क्योंकि उसने एक सिंपल सा सिद्धांत बना लिया, क्योंकि वो देखती है नल से पानी आ रहा है, तो उसके दिमाग में एक सरल कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हाँ नल से ही पानी आता है, तो यही जो है पानी का स्रोत है। सिंपल सी चीज़। ठीक है, दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाला। और फ्रेंड्स देखिए, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आपसे सीटेट में पूछे जा रहे हैं, तो इनकी आपको भरपूर प्रैक्टिस करके जानी है। अभिकथन दिया है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण है कि भाव अभिप्रेरणा और संज्ञान के जटिल रूप से जुड़े होते हैं। जी हाँ, जो हमारे अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, और जो हमारा संज्ञान है, इमोशन है, ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, जटिल रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब राइट आंसर हमको ढूंढना पड़ेगा। यही वाला राइट हो जाएगा पहला, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो गया।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास दर्शाता है? बताइए किस तरह का दर्शाता है? महारत अभिगमन, महारत परिहार, प्रदर्शन अभिगमन या प्रदर्शन परिहार? तो देखिए ये दर्शाता है आपका प्रदर्शन अभिगमन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को लगा पाएँ ताकि आपकी भरपूर प्रैक्टिस यहाँ से हो जाए। क्वेश्चन है, अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन दिया है कि कठोरता से समय सारणी का पालन करना चाहिए और दिनचर्या में लचीलेपन को टालना चाहिए। दूसरा है कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। थर्ड है, विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वायत्तता और आज़ादी देने से बचना चाहिए, मतलब उनको आज़ादी नहीं देनी है। नेक्स्ट है, संप्रत्यय की समझ के बजाय व्यवहार के अनुकूलन पर बल देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि अधिगम हेतु एक अच्छा माहौल बनाने के लिए एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। देखिए कभी भी कठोर समय सारणी का पालन नहीं करना है। समय सारणी इजी होनी चाहिए और लचीलापन होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है लचीलेपन को टाल देना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हो गया बाहर। थर्ड वाला भी देखिए, यहाँ पर बच्चों को आज़ादी ही नहीं मिल रही है कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। और फोर्थ वाला भी कह रहा है कि संप्रत्यय की समझ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ व्यवहार के अनुकूलन पर ध्यान दो। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप बच्चों को कोई संप्रत्यय, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट की समझ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सेकंड हो गया। यहाँ पर है कि विद्यार्थियों की जो समाज है, उनकी जो संस्कृति है, उसको जानना चाहिए और उनके प्रति उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, ना उनके समाज के आधार पर, ना उनकी संस्कृति के आधार पर, किसी भी आधार पर नहीं। इसीलिए तो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पर सभी बच्चों को समान रूप से बिना भेदभाव के एक साथ बिठाकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, पहला है अधिगम ज्ञान सृजन की एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये तो सही बात है। अधिगम हेतु विद्यार्थियों में कुछ स्तर की तत्परता होनी चाहिए। जी हाँ, अगर बच्चे कुछ चीज़ें सीख रहे हैं तो उनमें एक तत्परता होनी चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए, बच्चे रेडी होने चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए। सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम की प्रक्रिया पर महत्व होता है। बच्चा समाज से भी तो कई सारी चीज़ें सीखता है ना, तो ये कह रहा है उसका महत्व ही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन में ही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो बस यही वाला हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, सॉरी थर्ड वाला, ये जो है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक, क्योंकि समाज का महत्व होता है, लेकिन ये कह रहा नहीं होता, तो इसीलिए ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है अधिगम प्रभावशाली होता है अगर वह अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी द्वारा ग्रहण किया जाए। जी हाँ, ये सही बात है। अगर बच्चा एक्टिवली चीज़ों को सीख रहा है तो बहुत अच्छे से वो चीज़ों को सीख सकता है प्रभावशाली ढंग से, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो गया।